ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं विकास एक बार फिर आया हूँ कुछ नए टॉपिक के साथ। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ई स्टडी विद अनिल सर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अभी हम विश्व के भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी के इस सीरीज़ में हम 20 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। सारे वीडियोस में आपको लगभग सभी इम्पॉर्टेंट कंटेंट देखने को मिलेंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो वो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट ज्योग्राफी बाय विकास सर में जाकर उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी की इस श्रृंखला में हम अभी कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, महाद्वीप मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। चलो एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। महाद्वीप एक विस्तृत जमीन का फैलाव होता है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है महाद्वीप? यह एक विस्तृत जमीन का फैलाव होता है जो पृथ्वी पर समुद्र से अलग दिखाई देते हैं। ठीक है, समुद्र में तो पानी होता है। वैसे अगर हम बात करें पूरे पृथ्वी की तो उसमें 71% तो केवल पानी ही है वहाँ पे, और बाकी का जो 29% बचा उसमें हमारे 7 महाद्वीप हैं। कौन कौन से महाद्वीप हैं दोस्तों? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं जो कि केवल 29% ऑफ द अर्थ पर विस्तृत हैं। ठीक है दोस्तों, तो महाद्वीप की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई ना। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को ही महाद्वीप कहते हैं। भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं दोस्तों? महाद्वीप। तो आई होप आपको महाद्वीप क्या होता है ये आपको रिवाइज हो गया होगा। 7 महाद्वीपों में से 6 महाद्वीप के बारे में डिटेल्ड वे में हमने 6 वीडियोस में पढ़ लिया है। लास्ट के 6 वीडियोस अगर आप देखेंगे तो आपको कॉन्टिनेंट, हमारे 6 कॉन्टिनेंट कौन कौन से, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पता लग जाएगा। आज बारी है हम अपने सबसे लास्ट वाले जो महाद्वीप है उसके बारे में पढ़ने की। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को, वो भी बिना किसी देरी के। अंटार्कटिका। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। ठीक है, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट। अंटार्कटिका महाद्वीप विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है दोस्तों, अब जो 7 महाद्वीप मैंने बताए उसमें 5वें नंबर पे सबसे बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका ही है। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों, मैंने आपको लास्ट 2-3 वीडियो से और इस पे एक पूरा लेक्चर ही बना रखा है कि गोलार्ध क्या होता है। ठीक है, गोलार्ध का मतलब अर्थ को लें और उसको 2 पार्ट से डिवाइड कर दें। तो जो ऊपर का पार्ट होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे का होता है साउथर्न हेमिस्फीयर उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो अंटार्कटिका हमारा कंप्लीटली दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, यह महाद्वीप वैज्ञानिकों को पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के अनेकों अवसर प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो महाद्वीप है वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक समय समय पर जाते रहते हैं और वहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों के बहुत सारे देशों के अनुसंधान केंद्र भी हैं। वहाँ पर वैज्ञानिक जाते हैं और पृथ्वी के बारे में नए नए चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा अनोखे अवसर उन्हें मिलते रहते हैं, इसीलिए इसको विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कोई रहता नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि घर बना के रहता हो, यहाँ पर भी कोई जनजाति रहता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन फिर भी आपको बहुत सारे मनुष्य देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो वहाँ पे जाते हैं और अपने अनुसंधान केंद्र में जाके रिसर्च करते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा गया है। और ऐसा एग्जाम में भी आता है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कौन सा है, तो आपको बताना है अंटार्कटिक महाद्वीप। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में है। तो दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध का जो बीच का पोर्शन है पृथ्वी में उसको हम बोल सकते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिणी गोलार्ध का जो सेंटर पॉइंट है उसे हम बोल सकते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के लगभग केंद्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अंटार्कटिक की भूमि 3 महासागरों
हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों से घिरी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अंटार्कटिक है उसकी जो भूमि है वो 3 महासागर, कौन कौन से, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागरों से घिरी हुई है। इन महासागरों के दक्षिणी छोर को दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर कहते हैं। तो दोस्तों ये जो 3 मैंने आपको महासागर बताए, इनके जो साउदर्न पार्ट है, ठीक है, दक्षिणी छोर है, वहाँ पे हमने क्या देखा कि वो उसको हम बोलते हैं दक्षिणी महासागर या फिर अंटार्कटिक महासागर। वेडेल सागर व रॉस सागर अंटार्कटिक महासागर के ही पार्ट हैं। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उन महासागरों में से 2 छोटे छोटे सागर जिनका नाम है वेडेल सागर और रॉस सागर, वो अंटार्कटिक महासागर के ही भाग हैं, ठीक है, और इनका जो तापमान है वो 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इस महाद्वीप की खोज का सर्वप्रथम प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। सबसे पहली बार जिसने ट्राई किया था यहाँ पर जाने के लिए उसका नाम था जेम्स कुक, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन वो वहाँ पर फेल हो गया और उनके जो मुख्य भूमि है अंटार्कटिक की वहाँ तक पहुंच ही नहीं पाया। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि की खोज का श्रेय फेबियन वेलिंग शॉसेन को जाता है। दोस्तों ये नाम आपको ध्यान रखना है, फेबियन वेलिंग शॉसेन। ये इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुंच गए। तो दोस्तों मैंने ये कई बार देखा एग्जाम में आते हुए कि जो शॉसेन जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या है, तो आपको ये नाम याद रखना है, उसका नाम था बोस्टॉक, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं पढ़ देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ध्यान रखनी है। इस महाद्वीप की मुख्य भूमि का जो खोज किया उसका श्रेय जाता है फेबियन वेलिंग शॉसेन को, जिसने 1820 ईस्वी में बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर इसके मुख्य भूमि तक पहुँचे। अंटार्कटिक का 98% भाग सदा बर्फ से ढका रहता है, इस कारण इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। तो दोस्तों आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि श्वेत महाद्वीप किसे कहते हैं, तो आपको तुरंत आंसर देना है कि जो अंटार्कटिक का कॉन्टिनेंट है हमारा, उसी को हम लोग श्वेत महाद्वीप कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका जो 90% पार्ट है वो सदा बर्फ से ढका होता है, इसलिए। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति नॉर्वे निवासी एमंडसन थे। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया कि जो शॉसेन थे वो मुख्य भूमि तक पहुंचे थे, ना कि उसके सेंटर में पहुंच गए थे, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच गए थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे जो उनका नाम था, वो एक नॉर्वे के निवासी थे, नॉर्वे के रहने वाले थे, और उनका नाम था एमंडसन, जो 1911 ईस्वी में दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में महाद्वीप का अलग अलग आकार होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको तो पता ही है, मैंने अभी आपको बताया कि 98% भाग इसका बर्फ़ से बना होता है। तो क्या होता है कि जब शीत ऋतु आती है यानी ठंडी का मौसम आता है, तो उस समय इसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, और जब गर्मी का सीज़न आता है तो कुछ, सारी बर्फ़ की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ % वहाँ से बर्फ़ पिघलकर पानी बन जाता है। तो इसीलिए कि इसका जो आकार है वो हमेशा सेम नहीं रहता, आकार इसका डिफरेंट होता रहता है। इसी आकार में परिवर्तन होने के कारण इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं एक पर्वत श्रेणी जिसका नाम है क्वीन मोड़, ठीक है, क्या नाम है, क्वीन मोड़ पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। क्वीन मोड़ पर्वत श्रेणी का क्या काम है, ये इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम है बिन्सन मासिफ, जो कि 5140 मीटर है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। क्वीन मोड़ पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है, और यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है उसका नाम है बिन्सन मासिफ, जो कि 5140 मीटर ऊंचा है। आगे देखते हैं माउंट एरबुश। माउंट एरबुश अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो दोस्तों आपसे जब भी अंटार्कटिका का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई रहेगी कि वहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, उसका नाम बताओ। तो आपको उसका नाम बताना है माउंट एरबुश। विश्व में सबसे कम तापमान
अंटार्कटिका के वोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो कि था 89.2 डिग्री सेल्सियस इन निगेटिव। ठीक है, फिर से बता दूं आपको कि पूरे विश्व का, हम पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, ना कि अंटार्कटिका की। पूरे विश्व में जो सबसे कम तापमान आज तक का रिकॉर्ड किया गया है वो रिकॉर्ड किया गया है -89.2 डिग्री सेल्सियस। और कहाँ पर? वोस्टॉक नामक जगह पे अंटार्कटिका के। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात होती है, जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद यहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो दिन और रात होता है वो हमारी वाली, जहाँ हम पृथ्वी पर रहते हैं जिस पोर्शन पे, उसके जैसा नहीं होता कि अभी दिन है फिर अभी रात हो गई। यहाँ पे 6 महीने तक दिन ही दिन रहता है और 6 महीने तक रात ही रात रहता है। तो जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करता है, ठीक है, फिर से पढ़ता हूँ, सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिका में 6 महीने तक रात रहती है। ठीक है, और जैसे ही सूर्य दक्षिणायन की ओर पहुँचता है वैसे ही वहाँ पर 6 महीने तक दिन रहता है। दोस्तों हमारा जो अंटार्कटिक महाद्वीप है वो कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दक्षिणी गोलार्ध की भी बात करें तो ये उसके सेंटर की तरफ स्थित है। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में। तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे ही उत्तरायण खत्म होता है वैसे ही, उसका मतलब क्या है, सूर्य अब उत्तर में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, अब यहाँ से जो दक्षिण की तरफ सूर्य था, अब वो सूर्य चला गया है उत्तर की तरफ। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरीके से मूव कर चुकी है कि वो अब जो सूर्य है वो उत्तर की तरफ चला गया है। और ये जो सिलसिला है वो 6 महीने तक रहता है। ठीक है, तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब हमारा सूर्य उत्तर की तरफ चला गया है तो दक्षिण वाला जो पोर्शन है जहाँ पर हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप है वहाँ पर अंधेरा रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक अंधेरा रहता है, यानी रात रहती है। जबकि सूर्य के दक्षिणायन के बाद जैसे ही सूर्य दक्षिण की तरफ, दक्षिण में प्रवेश करता है, वैसे ही हम वहाँ पे क्या देखते हैं कि सूर्य आ जाता है और 6 मंथ तक वहाँ पर क्या रहता है? दिन रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से वहाँ पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। अब दोस्तों थोड़े बहुत प्लांट्स की बात करें, ट्रीज़ की बात करें, तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? लाइकेन व मॉसेस अंटार्कटिका की मुख्य वनस्पतियाँ हैं। वहाँ पर वनस्पति भी पाए जाते हैं। हो सकता है वहाँ पे इंसान सर्वाइव नहीं कर सकते, लेकिन वहाँ पर जीव जंतु जरूर सर्वाइव करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वहाँ की जो मुख्य वनस्पतियाँ हैं ज़्यादातर पाए जाने वाले वो है लाइकेन और मॉसेस। ठीक है, यहाँ पर रहने वाले जीवों में कौन कौन से जीव रहते हैं? सील, व्हेल, पेंगुइन, क्रिल मछली आदि, ये सारे वहाँ पर जीव देखने को मिलेंगे आपको। यहाँ हमारी धरती का उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी जिसका नाम है अल्ब्राटास, ठीक है, वो भी यहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों हमारी पूरी धरती का उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी जो उड़ सकता है उसका नाम है अल्बाट्रास। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं औसतन रूप से अंटार्कटिका विश्व का सबसे ठंडा, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है। तो दोस्तों अगर हम औसतन रूप से बात करें तो जो अंटार्कटिका है वो विश्व का, ठीक है, सबसे ठंडा तो है ही है, शुष्क का मतलब वहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, शुष्क और तेज हवाओं वाला महाद्वीप है, वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं बहती हैं। तो ये हमने यहाँ पे जाना अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका को एक रेगिस्तान माना जाता है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका को किस श्रेणी में रखा गया है? एक रेगिस्तान की श्रेणी में रखा गया है। और क्यों रखा गया है वो अब हम जानते हैं। क्योंकि यहाँ का वार्षिक वर्षण केवल 200 मिलीमीटर यानी कि 8 इंच है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना कम वर्षा होती है अंटार्कटिका के महाद्वीप में। अंटार्कटिका का जो महाद्वीप है उनका जो वार्षिक वर्षण है, मतलब एक साल में जो वर्षा होती है वो केवल 200 मिलीमीटर ही हो पाती है। और इससे भी ज़्यादातर वो भी जो बारिश होती भी है वो कहाँ पर होती है? ज़्यादातर तटीय भागों में होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे अंटार्कटिका में हो रही है, वो इसके तट के इलाकों में ज़्यादातर बारिश होती है। इसीलिए अंटार्कटिक को एक रेगिस्तान माना गया है। ठीक है, वहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी होती है, 1-2 किलोमीटर की तो बर्फ़ ही जमी होती है, लेकिन उसको रेगिस्तान की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ कोई स्थायी निवासी नहीं रहता है, लेकिन साल भर लगभग 1000 से 5000 लोग विभिन्न अनुसंधान केंद्रों यानी कि रिसर्च सेंटरों में रहते हैं। ठीक है, जो कि पूरे महाद्वीप पर फैले हुए हैं। तो यहाँ पे हम दोस्तों क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको कोई स्थायी निवासी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको
1000 से लेके 5000 लोग देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे महाद्वीप पर, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर फैले हुए हैं अपने अपने रिसर्च सेंटरों में, और वहाँ पर वो पृथ्वी के बारे में रिसर्च करते हैं। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं दोस्तों, 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जिस पर आज तक 46 कंट्रीज़ ने अपनी एक्सेप्टेंस यानी कि सहमति जताकर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 1959 में 12 देशों ने एक संधि की जिसका नाम दिया अंटार्कटिक संधि, उस पर हस्ताक्षर किए, और बाद में 46 देशों ने अपनी सहमति जताकर उस पर और हस्ताक्षर कर दिए। तो ये किस चीज़ की संधि थी दोस्तों, देखते हैं। यह संधि महाद्वीप पर सैन्य और खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के साथ वैज्ञानिक अनुसंधान का समर्थन करती है। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो महाद्वीप है वो हमारी पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों अभी आप ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ही ज़्यादा नाम सुन रहे होंगे। ग्लोब से मिलकर बना हुआ है, ग्लोब का मतलब हमारी पृथ्वी होता है। तो ग्लोबल का यानी ग्लोब का जब वार्म होना यानी गर्म हो जाता है, हमारी पृथ्वी का जो एवरेज टेम्परेचर है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा राइज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो उसको जो कूलेंट करने का काम करती है, जो उसको ठंडा करने का काम करती है, वो कहीं ना कहीं हमारा अंटार्कटिक महाद्वीप ही करती है। ठीक है, अंटार्कटिक का में जो इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है, जिसके कारण हमारे जो पृथ्वी है उसका औसत तापमान बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे हम बहुत ही ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं उनका हम उत्सर्जन कर रहे हैं, वैसे वैसे जो हमारा ठीक है ग्लोबल वार्मिंग है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अभी यहाँ पर एक ट्रीटी साइन की गई थी जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सैन्य परीक्षण वगैरह नहीं कर सकते, कोई भी इस देश के लिए लड़ाई नहीं करेगा। ठीक है, इसको महाद्वीप के लिए कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, कोई अपना कब्जा नहीं जमाएगा, ऐसे करके एक ट्रीटी साइन की गई थी। ठीक है, और इस पर कोई भी खनिज का खनन का काम नहीं करेगा। वैसे हम क्या देखते हैं कि पूरी पृथ्वी पर हर जगह लोग ठीक है खनन करते रहते हैं कुछ चीज़ों का। ठीक है, कोई पेट्रोल निकाल रहा है तो ऐसे क्रूड ऑयल और काफ़ी सारी चीज़ें जो हमारी पृथ्वी से निकलती हैं वो वहाँ पर खनन करना मना है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये जो संधि थी उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर सैन्य और खनिज खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है पूरी तरीके से, और जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हैं, साइंटिफिक रिसर्च हैं, वो आप वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जाकर वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, जिससे कि हमारे नेचर को कोई नुकसान ना हो। भारत ने अपना अंटार्कटिक अभियान 1981 से लेकर 1982 के बीच में प्रारंभ किया था। भारत का पहला अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद हजूर कासिम के नेतृत्व में 9 जुलाई 1982 को शुरू किया गया था। तो अब हम भारत के बारे में भी देखते हैं। जब हम अंटार्कटिक के बारे में देख रहे हैं कि पूरे विश्व के लोग वहाँ पे जाकर अनुसंधान केंद्रों में रहते हैं और वहाँ रिसर्च करते हैं, तो अब हम भारत के बारे में भी देखते हैं कि वो जाके वहाँ क्या करते हैं। तो दोस्तों भारत ने अपना पहला अंटार्कटिक अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था, और भारत का प्रथम अंटार्कटिक अभियान दल डॉक्टर सईद हजूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 ईस्वी को शुरू किया गया था। अब हम देखते हैं डॉक्टर गिरिराज सिरोही। दोस्तों इनका नाम आपको जरूर याद रखना है, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। डॉक्टर गिरिराज सिरोही जो कि बुलंदशहर यूपी के थे, और ये पहले भारतीय बने जो दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी कि साउथ पोल तक जा सके। तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय बने। ठीक है, अगर हम ग्लोबल की बात करें, पूरे विश्व की बात करें, तो मैंने आपको बताया था एमंडसन जो कि 1911 ईस्वी में प्रथम व्यक्ति बने जो कि दक्षिणी ध्रुव पर जा पाए। और इनके जो मुख्य भूमि तक जाने वाली बात थी वो उनके बारे में मैंने आपको क्या बताया था, सॉसेन। ठीक है, तो ये सब नाम आपको ध्यान रखना है, यही सारी चीज़ें तो पूछी जाती हैं एग्जाम में। तो अब हम देखते हैं अगला पॉइंट अपना। भारत ने अंटार्कटिक में अपना पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री 1983 ईस्वी में स्थापित किया, जो कि अब नष्ट हो गया है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि अंटार्कटिक पर सबसे पहला, ठीक है, भारतीय शोध केंद्र का क्या नाम था, तो आपको बताना है दक्षिणी गंगोत्री। ठीक है, 1983 ईस्वी में शुरू किया गया था इसको, जो कि अब नष्ट हो गया है।
1989 ईस्वी में दूसरे भारतीय शोध केंद्र, ठीक है, यानी कि इंडियन रिसर्च सेंटर मैत्री की स्थापना की गई। तो दोस्तों पहले नंबर पे हम देखा कि क्या नाम था उसका, दक्षिणी गंगोत्री। दूसरे नंबर पर मैत्री, ठीक है, मैत्री भी स्टार्ट किया गया 1989 में। इसके बाद में अब हम तीसरे नंबर पर देखते हैं, उसका नाम था भारती, ठीक है। 3 अनुसंधान केंद्र भारत ने वहाँ पर खोले हैं। पहला था दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा था मैत्री और तीसरा था भारती। भारती के बारे में क्या लिखा हुआ है पॉइंट, चलो देखते हैं। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती की स्थापना की, ठीक है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे ही एग्जाम में आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। भारत के बारे में तो खासकर पूछा जाने के चांसेस होते हैं, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड के बारे में भी पूछे जाने के चांस होते हैं। अभी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो आपको वर्ल्ड के बारे में भी जानना है और साथ में भारत के बारे में भी जानना है। तो दोस्तों ये था अंटार्कटिक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आई होप आपको अंटार्कटिक के बारे में पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी के साथ ही आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक के बटन पर प्रेस कर कर अपनी सहमति दर्ज कराएं। और अगर आपको कुछ इम्प्रूवमेंट लगता है या फिर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी बनी है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता भी सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसको भी सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।